सिया शर्मा अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक जतिन शर्मा का हाथ जोर से उसके गाल पर पड़ा। सिया सन्न रह गई। जिंदगी में पहली बार उसके पिता ने उस पर हाथ उठाया था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। आपने मुझे मारा क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें मार ही तो रही थी ना। खुद को थप्पड़ मार सकती हो तो मैं नहीं मार सकता। जतिन शर्मा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मेरी जिंदगी में आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई और तुम अब भी रोने का नाटक कर रही हो। सिया हक्का बक्का रह गई। पापा, आपको कैसे पता चला कि मैंने खुद को मारा था? जतिन ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें लगता है राघव मेहरा बेवकूफ है? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम इतनी गिर चुकी हो। मुझसे ये सहन नहीं होता कि वो औरत राघव के आसपास रहे। सिया रोते रोते बोली। आपने ही तो कहा था कि आप मेरी मुलाकात उनसे करवाएंगे। जतिन शर्मा का सिर जैसे फटने को हो गया। हाँ, मैं चाहता था कि तुम राघव से शादी करो। तुम्हें वो पसंद है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी एक शर्त है। उसने गुस्से में कहा। राघव मेहरा को भी तुम में दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहता तो मेरी पहचान करवाने का क्या फायदा? उसने सख्त लहजे में आगे कहा। तुमने खुद को थप्पड़ मारा ताकि वो लड़की तुमसे माफी मांगे। बताओ, इससे तुम्हें क्या मिला? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकती हो। सिया ने धीमी आवाज में कहा। अगर वो चली जाए तो शायद मेरे पास एक मौका हो। जतिन का चेहरा और भी काला पड़ गया। तो इसलिए तुमने उसे अगवा करवाया? नहीं, सिया ने तुरंत सिर हिला दिया। वो चाहती थी कि काव्या नायर उसकी जिंदगी से गायब हो जाए, लेकिन उसे अब तक सही मौका नहीं मिला था। अब भी सच नहीं बोलोगी? जतिन शर्मा को लगा कि उसने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था। अब वो पूरी तरह बेवकूफ़ी कर रही थी। तुम विदेश जाकर पढ़ाई करोगी, उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, सिया ने साफ मना कर दिया। इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के बाद भी नहीं जाओगी? जतिन ने डांटा। क्या चाहती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो? सिया रोने लगी। उसकी रुलाई ने जतिन को और चिढ़ा दिया। अगर नहीं जाना तो जाओ, उस लड़की से माफी मांगो। सबके सामने बताओ कि तुमने एक आदमी के लिए खुद को थप्पड़ मारा। बताओ, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? वो सच में अपमानजनक था। सिया काव्या से माफी मांगने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि काव्या उस पर हंसेगी। अगर मैं चली जाऊं तो शायद मेरे पास एक मौका हो, उसने धीमी आवाज में पूछा। अगर तुम चली जाओ तो मैं सब संभाल लूंगा, जतिन शर्मा ने कहा। दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी नहीं है। अगर राघव नहीं तो कोई और सही। एक ही पेड़ से लटकने की जरूरत नहीं। उसने नरमी से समझाया। पढ़ाई करो, दुनिया देखो, लोगों से मिलो। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा, ये शब्द सिया के दिल में तीर की तरह लगा। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मैं आपकी बात मानूंगी। जतिन थोड़ा शांत हुआ। मेरी अच्छी बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारी पैकिंग में मदद करेगी। 2-3 दिन में तुम निकल जाओगी। सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत परेशान किया, सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। जतिन जानता था कि उसकी बेटी ने कभी हार नहीं देखी थी। एक कम हैसियत वाली लड़की से हार जाना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए वो इतनी हदें पार कर गई। तुम्हें खुद पर काबू रखना सीखना होगा, उसने दिल से सलाह दी। हालांकि सिया की माँ उसे जाते नहीं देखना चाहती थी और जतिन खुद भी नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी बेटी को जिंदगी के थप्पड़ चाहिए। उसे सख्त बनना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए अमेरिका की सबसे अच्छी बिजनेस स्कूल में एडमिशन करा दिया है। वहां मेहनत से पढ़ो, जब काबिल बन जाओ तब लौटकर मेरे साथ कंपनी संभालना। सिया ने सिर हिला दिया। वो समझ गई थी, जब तक वो खुद बेहतरीन नहीं बनेगी तब तक बेहतरीन लोग उसकी जिंदगी में नहीं आएंगे। पापा, उसने अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। जतिन शर्मा ने अपनी बेटी को एयरपोर्ट पर विदा किया। दिल भारी था, लेकिन उसने जाने दिया। एयरपोर्ट से निकलकर वो एक फाइल लेकर तियांजू होटल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात राघव मेहरा से हुई। सबसे पहले उसने अपनी बेटी की गलती के लिए माफी मांगी और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए उसने एक जमीन के ट्रांसफर के कागज सामने रख दिए। वो जमीन उसने सालों पहले डेवलपमेंट जोन में खरीदी थी। शहर के फैलाव के साथ अब वो बेहद कीमती हो चुकी थी। वो जानता था राघव को वही चाहिए। मैं ये जमीन आपको उसी दाम पर दे सकता हूँ जिस पर मैंने खरीदी थी। हालांकि इसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी बेटी ने गलती की है और पिता होने के नाते उसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। इसे मेरी सच्चाई समझिए। राघव मेहरा ने उसे देखा। जतिन सच में अपनी बेटी से प्यार करता था। क्या ये सच है कि आपने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया? जतिन अभी अभी एयरपोर्ट से आया था। इतनी जल्दी खबर? वो बहुत ज्यादा तमाशा कर रही थी, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसे थोड़ा अनुशासन सीखने की जरूरत है। अगर जरूरी हुआ तो मैं मिस काव्या नायर से भी माफी मांग लूंगा। इतना झुकने के बाद अगर राघव और दबाव डालता तो वो छोटा लगता। ये समझकर राघव ने बात नहीं बढ़ाई।
मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, राघव ने कहा। आपको दोष नहीं दे सकता, मैं आपका एहसान मानता हूँ, जतिन ने कहा। हालांकि कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी बेटी ने अगवा जैसा जुर्म किया था। वो उसे क्रिमिनल नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए वो सब सही था। राघव ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, जतिन शर्मा ने कहा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। मामला यहीं खत्म हुआ। काव्या नायर काम से भर लौटी और उसने टेबल पर एक बॉक्स देखा। उसने पूछा, मिसेस शर्मा, टेबल पर यह बॉक्स क्या है? मुझे भी नहीं पता, मिसेस शर्मा बोली। राघव साहब जब घर आए थी तब रख गए थे। काव्या को जिज्ञासा हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं खोल पाई। जैसे ही वो ऊपर जाने लगी, राघव सीढ़ियों से नीचे आ गया। टेबल पर रखा बॉक्स तुम्हारे लिए है, उसने कहा। खोलकर देखो। काव्या थोड़ी असहज हो गई। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ। बिना वजह गिफ्ट? काव्या को कुछ अजीब लगा। खोलो। राघव सोफे पर बैठ गया। काव्या भी आगे बढ़ी। उसने बॉक्स को देखा, थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर हाथ बढ़ाकर उसे खोल दिया। काव्या नायर ने बॉक्स खोला और उसके अंदर की चीज देखकर उसकी आंखें फैल गई। वो पूरी तरह चौंक गई थी और हैरान भी। जो राघव मेहरा ने उसे दिया था, उसने उसे भीतर तक हिला दिया था। तुम्हें पसंद आया? राघव मेहरा ने पूछा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन ये तोहफा इतना कीमती था कि वो इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, खासकर अब जब वो इस समय अस्पताल में काम भी नहीं कर रही थी। उसने आगे बढ़कर मैट फिनिश वाले ब्लेड को छुआ। वो सर्जिकल टूल्स का एक सेट था, बेहद खास, उनकी अनोखी धार की वजह से। उनकी ब्लेड झींगुर के पंखों जितनी पतली थी, फिर भी बेहद मजबूत और स्थिर। इतनी तेज कि कहा जाता था कि अगर इनसे कट भी लग जाए तो कुछ सेकंड तक दर्द महसूस ही नहीं होता। राघव ने सच में उसकी रुचि को समझते हुए सही चीज चुनी थी। लेकिन काव्या इतनी महंगी चीज ऐसे ही कैसे स्वीकार कर ले? उसे लगा उसने इसे कमाया ही नहीं है। ये सेट हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का होगा। काव्या ने बॉक्स बंद कर दिया। ये बहुत ज्यादा कीमती है। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब तक तुम्हें पसंद है बस वही मायने रखता है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी तो क्या इसका मतलब है कि तुम मेरी भावनाओं को ठुकरा रही हो? उसके शब्दों में जैसे एक हल्का सा दबाव था। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि अगर उसने फिर मना किया तो क्या राघव नाराज हो जाएगा। आखिरकार हिचकिचाते हुए उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए रख लेती हूँ। राघव के चेहरे के भाव साफ तौर पर नरम पड़ गए। उसे लगा कि वो काव्या से माफी मांगना चाहता है। वो जानता था कि सिया शर्मा ने न सिर्फ उस पर झूठा आरोप लगाया था, बल्कि उसे अगवा कराने की भी कोशिश की थी। काव्या ही पीड़ित थी, लेकिन फिर भी राघव ने उससे बिना पूछे ही एक निजी फैसला ले लिया। उसने इस मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय किया। उसे हमेशा लगता था कि वो काव्या का कुछ कर्जदार है, लेकिन काव्या ये सब नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि राघव उसे बिना किसी वजह के महंगे तोहफे दे रहा है। डिनर के बाद मिसेस शर्मा बाहर से अंदर आईं और बोली, मैडम, आज रात आसमान में बहुत तारे हैं, आंगन से साफ दिखेंगे। काव्या ने उनकी तरफ देखा। वो समझ गई थी कि मिसेस शर्मा फिर से उसकी और राघव की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश थोड़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन प्यारी भी। काव्या ने बस कहा, मुझे पता है। डिनर के बाद वो आंगन में चली गई तारों को देखने। राघव भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। काव्या ने पूछा, आपको मिसेस शर्मा कहाँ मिली थी? राघव ने जवाब दिया, कहते हैं उनका पति बहुत ज्यादा हिंसक था, एक बार तो लगभग उन्हें मार ही दिया था। मेरी माँ ने उनकी जान बचाई थी, तभी से वो हमारे परिवार के साथ काम कर रही हैं। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद जब मैं अलग रहने लगा तो वो मेरे साथ आ गईं, मेरी रोजमर्रा की देखभाल के लिए। काव्या ने समझते हुए सिर हिलाया। अब उसे समझ आया कि मिसेस शर्मा राघव को लेकर इतनी वफादार और फिक्रमंद क्यों है। असल में वो उनकी जिंदगी की कर्जदार थीं। काव्या ने फिर पूछा, क्या उनके उस पति से कोई बच्चा भी है? राघव ने थोड़ा सोचा, मुझे याद है, माँ ने एक बार बताया था कि उनकी एक बेटी थी। काव्या का चेहरा गंभीर हो गया। तो मिसेस शर्मा की भी ऐसी दर्दनाक कहानी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो उनके साथ और भी ज्यादा अच्छे से पेश आएगी। राघव हंस पड़ा। यहाँ वो लड़की जिसे उसके अपने पिता ने कभी प्यार नहीं दिया, किसी और के लिए हमदर्दी महसूस कर रही थी। पहले अपनी फिक्र क्यों नहीं करती? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दिल के बिना इंसान? राघव ने नजरें झुका लीं। किसके लिए दिल के बिना? काव्या ने उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें हटा लीं और आसमान की तरफ देखने लगी। बस
तारे देख रही हूँ। राघव ने भी आसमान की तरफ देखा और सहज ही उसका हाथ उसके कंधे पर आ गया। काव्या ने वो भार महसूस किया, लेकिन हटाया नहीं। उसकी नीचे लटकी हुई मुट्ठी धीरे धीरे भिंच गई। दूर से देखने पर वे सच में एक कपल जैसे लग रहे थे, तारों के नीचे खड़े हुए, एक रोमांटिक दृश्य। लेकिन उस सुबह जो हुआ था, उसने इस खूबसूरत मल को पूरी तरह तोड़ दिया। सुबह काव्या काम पर निकली थी, लेकिन रास्ते से ही वापस लौट आई। वो अपनी क्लास की नोटबुक भूल गई थी। वो ऊपर गई और जब वो पहली मंजिल के स्टडी रूम के पास से गुजरी तो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जिज्ञासा में वो पास गई। दरवाजे की दरार से उसने देखा, अंदर सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी कह रही थी, काव्या नायर को अगवा करने की कोशिश सिया शर्मा ने नहीं की थी, ये मीरा अग्रवाल थी। हमारे लोगों ने उन 2 आदमियों को पकड़ लिया है। उनके बयान के मुताबिक पूरी योजना मीरा अग्रवाल की थी। काव्या को जैसे जोर का झटका लगा। तो उस दिन उसे अगवा करने वाली सिया शर्मा नहीं थी। जब सिया वहां आई थी तो काव्या ने अपने आप मान लिया था कि वही इसके पीछे है, लेकिन असल में मीरा थी। हैरान करने वाला, लेकिन पूरी तरह अनपेक्षित भी नहीं। आखिर मीरा अग्रवाल उससे सिया से भी ज्यादा नफरत करती थी। काव्या ये जानने के लिए बेचैन थी कि अब राघव क्या करेगा जब उसे पता चल गया है कि मीरा ने उसे अगवा कराने की कोशिश की थी। लंबी चुप्पी के बाद राघव बोला, समझ गया, काव्या को इसके बारे में मत बताना। सेक्रेटरी ने कहा, मिस नायर वैसे भी यही समझेंगी कि ये सिया शर्मा का काम था। शायद उन्हें यही मानने देना बेहतर है। आखिर मीरा अग्रवाल आपके बच्चे की माँ थी, भले ही वो बच्चा नहीं बच पाया। आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पहली बात ने काव्या को झटका दिया था तो ये दूसरी बात हथौड़े की तरह गिरी। मीरा की प्रेगनेंसी झूठी नहीं थी, वो सच में राघव के बच्चे से गर्भवती थी। अब काव्या को समझ आया कि राघव ने मयंक मल्होत्रा को मीरा से पिटवाने क्यों दिया, क्योंकि मयंक की वजह से उनका बच्चा सच में चला गया था। राघव ने सेक्रेटरी को ये बात उसे बताने से रोक दिया। क्या वो मीरा को बचाना चाहता था? क्या वो डरता था कि काव्या मीरा से बदला ले लेगी? हाँ, काव्या को खुद पर हंसी आ गई। उसने सच में सोचा था कि राघव मेहरा के दिल में उसके लिए कुछ भावनाएं होंगी। वो तो उससे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने तक का सोच चुकी थी। उसे लगा कि अगर वो उसे स्वीकार कर ले तो वे साथ रह सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपने ख्याल बेहद बेवकूफ़ी लगे। वो उसकी छोटी छोटी मेहरबानियों में ही उलझ गई थी। उसे खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। अगर उसने सच में राघव को अपनी प्रेगनेंसी बता दी होती तो वो उसे बिना सोचे समझे अबॉर्शन के लिए मजबूर कर देता। उसने ये भी सपना देख लिया था कि वो उसके बच्चे को स्वीकार कर लेगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर दी हो, इतनी मासूम और अनजान बनकर। तुम जा सकते हो, राघव की आवाज आई। ये शब्द सेक्रेटरी के लिए थे। दरवाजे पर सेक्रेटरी ने काव्या को देखकर पूछा, मिस नायर, क्या आप काम पर जा रही हैं? काव्या ने अपने अंदर के तूफान को दबाते हुए कहा, हाँ। सेक्रेटरी ने कहा, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, छोड़ दूँ? काव्या समझ गई कि उसे कुछ कहना है, इसलिए वो मान गई। कुछ दूर जाने के बाद सेक्रेटरी बोला, राघव मेहरा जानते हैं कि सिया शर्मा ने आपको फंसाने और अगवा करने की कोशिश की थी। उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। काव्या ने पूछा, कैसी कार्रवाई? जतिन शर्मा ने मुआवजे के तौर पर डेवलपमेंट जोन की एक जमीन मेहरा इंडस्ट्रीज को सौंप दी और यहीं पर मामला खत्म कर दिया गया। काव्या के दिल में ठंडक उतर गई। अच्छा, तो राघव मेहरा ने फायदा उठाया और मामला रफा दफा कर दिया? उसने उससे, जो सीधे तौर पर पीड़ित थी, एक बार भी नहीं पूछा? उसने सब फैसले खुद ही कर लिए? तो वो क्या थी, सिर्फ एक जरिया? मिस नायर, प्लीज गलत मत समझिए। राघव मेहरा आपकी परवाह करते हैं। वो जानते हैं कि आप डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए इतना महंगा सर्जिकल नाइफ सेट लिया, मुआवजे के तौर पर। काव्या सेक्रेटरी की तरफ देख रही थी। उसका मन हुआ कहे, क्या तुम्हें सच में लगता है ये कोई मुआवजा है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत स्वर में बोली, मैं समझ गई। जब गाड़ी रुकी, वो नीचे उतरी। सड़क किनारे खड़ी होकर उसने गाड़ी को जाते हुए देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। आज की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, इतनी तेज कि उसकी आंख खुली रखना मुश्किल हो गया। शायद इंसानों के दिलों में छुपा अंधेरा ही था। काव्या नायर ने खुद को संभाला और डांस स्टूडियो के अंदर चली गई। क्लास खत्म होने के बाद वो अंजलि राव के पास गई। मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, उसने सीधे कहा। अंजलि राव को पहले से अंदाजा था कि काव्या एक दिन जाएगी ही। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी सैलरी सेटल कर दी जाएगी। थैंक यू।
काव्या ने उनके हर उस सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा जो उन्होंने हमेशा उसे दिया था। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, अंजलि राव मुस्कुराई। हालांकि उसने रिजाइन कर दिया था, फिर भी काव्या ने उस दिन की क्लास पूरी करवाई। अंजलि राव ने उसे डिनर पर चलने का न्योता दिया और काव्या ने मना नहीं किया। रेस्टोरेंट अंजलि राव ने चुना था और वहां का खाना काफी अच्छा था। कांच की खिड़की से बाहर झांकते हुए काव्या बिना किसी खास सोच के सड़क की भीड़ को देखने लगी। तुम ड्रिंक नहीं कर सकती तो जूस से ही टोस्ट कर लें, अंजलि राव ने कहा। कौन जाने के बाद फिर कब मुलाकात हो। काव्या ने अपना जूस का ग्लास उठाया और उनसे टकराया। उसने 2 घूंट लिए और ग्लास नीचे रख दिया। इसी दौरान उसकी नज़र अनजाने में खिड़की की तरफ चली गई और वो अचानक ठिठक गई। बाहर राघव मेहरा की गाड़ी खड़ी थी। वो ये सोच ही रही थी कि राघव यहाँ क्यों है, तभी उसने देखा मीरा अग्रवाल तेजी से बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। क्या देख रही हो, अंजलि राव ने भी बाहर झांका, लेकिन उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। काव्या ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं। लंच के बाद वो नायर विला लौट आई। राघव घर पर नहीं था और ये बात उसे जरा भी हैरान नहीं लगी। अगर राघव मेहरा घर पर होता तो वही अजीब बात होती। इस समय वो शायद मीरा के साथ डेट पर गया होगा। वो कितनी बेवकूफ़ थी जो ये सोच बैठी थी कि राघव उसकी परवाह करता है। कितना मजाकिया ख्याल था। उसने सिर झटक दिया, उन उलझे हुए विचारों को दिमाग से निकालने की कोशिश की। उसका पेट अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता था। ये सच्चाई हमेशा नहीं छुपाई जा सकती। उसे जाना ही होगा। राघव ने मीरा को खुद कॉल किया था और उसे लेने खुद गाड़ी चलाकर आया था। मीरा इतनी खुश थी कि जैसे अभी उछल पड़ेगी। उत्साह में उसने पूछा, आप मुझसे मिलने क्यों चाहते थे? राघव का चेहरा ठंडा था। उसके आसपास एक अजीब सी दूरी और बेरुखी थी। मीरा ने अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद खुश थी। आखिर राघव ने पहल जो की थी। गाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ती चली गई। मीरा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। राघव पहले उतरा। मीरा ने पल भर झिझकने के बाद उसका पीछा किया। चारों तरफ घना जंगल था, रात में और भी डरावना। राघव की सेक्रेटरी ने उन 2 आदमियों को बाहर निकाला जिन्होंने काव्या को अगवा किया था। उन्हें देखते ही मीरा का चेहरा बदल गया। राघव ने उसकी हर प्रतिक्रिया नोट कर ली। लगता था उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा था। वो इन दोनों को जानती थी। मीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों आदमी जिन्हें पैसे देकर काम करवाया गया था, अब अपनी जान बचाने के लिए मीरा को बेचने को तैयार थे। यही है। तीनों ने एक साथ मीरा की तरफ इशारा किया। इसी ने हमें उस डांस टीचर को अगवा करने के पैसे दिए थे। मीरा को सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। बकवास, वो चिल्लाई। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। लेकिन हम तुम्हें जानते हैं, उन्होंने कहा। हमने उस वक्त तुम्हारा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। सोचा था बाद में ब्लैकमेल करेंगे। वो वीडियो अब सेक्रेटरी के पास था। मीरा सन रह गई। सबूत सामने था। वो अब मना नहीं कर सकती थी। राघव, मेरी बात सुनिए। राघव ने ठंडे स्वर में काटा। मैंने कहा था मेरा नाम मत लो। मुझसे गलती हो गई। मीरा ने जल्दी जल्दी कहा। मैं बस गुस्से में थी। मैं काव्या को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। राघव ने उसकी नकली और जहरीली शक्ल की तरफ देखा। उसे घिन आने लगी। उसके साथ एक भी शब्द बोलना गंदा लग रहा था। वो तीनों आदमियों की तरफ मुड़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तीनों ने एक साथ सिर हिला दिया। तो हर एक इसे एक एक थप्पड़ मारे, राघव ने कहा। फिर तुम आज़ाद हो। मीरा को यकीन नहीं हुआ। ये शब्द राघव के मुंह से? उसके आदमियों ने तीनों के बंधन खोल दिए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीरा टूट चुकी थी। राघव अब उसकी क्रूरता और चालाकी सहन नहीं कर सकता था। खुद हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी। वो इन गुंडों से अलग नहीं थी। तीनों में से एक हालात का फायदा उठाते हुए अचानक आगे बढ़ा और मीरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मीरा का सिर घूम गया। चेहरा जलने लगा। पहले को देखकर बाकी 2 भी झपट पड़े। उन्होंने मीरा अग्रवाल को मारा और भाग निकले। राघव ने सेक्रेटरी की तरफ देखा।
इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मीरा की आंखें फैल गईं। पुलिस? क्या ये अपमान काफी नहीं था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ ही देर में सेक्रेटरी ने भागते हुए आदमियों को दोबारा पकड़ लिया। वे चिल्लाने लगे, आपने कहा था छोड़ देंगे, हमने मारा फिर भी हमें फंसा रहे हो। राघव शांत स्वर में बोला, मैंने छोड़ा था, लेकिन फिर तुम पकड़े गए। तीनों के मुंह बंद हो गए। सेक्रेटरी उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। तभी मीरा को समझ आया उसे मारने नहीं बल्कि उन्हें जेल भेजा जा रहा था। उसने सोचा था कि राघव उसे खत्म कर देगा। चेहरा ढककर उसने सोचा, जेल जाने के मुकाबले ये थप्पड़ कुछ भी नहीं थे। अपना ख्याल रखना, राघव ने कहा और गाड़ी में बैठकर चला गया, मीरा को अंधेरे जंगल में अकेला छोड़कर। मुझे यहां मत छोड़िए। वो गाड़ी के पीछे भागी, लेकिन गाड़ी दूर निकल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। मीरा ऐसे दौड़ रही थी जैसे भूत पीछे पड़ गए हों। राघव वापस नायर विला लौटा। रात काफी हो चुकी थी। मुख्य लाइटें बंद थीं, बस हल्की नाइट लाइट्स जल रही थीं। वो ऊपर गया और धीरे से काव्या के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो वहां नहीं थी। उसका पहला ख्याल, क्या वो फिर से चली गई? काव्या नायर? उसने हल्की आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो तेजी से नीचे आया, फोन निकालते हुए। डायल करने ही वाला था कि उसने अंधेरे में एक परछाई देखी। उसने फोन जेब में रखा और आगे बढ़ा। वहां जमीन पर बैठी थी काव्या। उसने राहत की सांस ली। वो ऐसा कैसे सोच बैठा कि काव्या भाग जाएगी? उसने वादा किया था। तुम सोई क्यों नहीं? उसने पूछा। काव्या ने जवाब दिया, आज भी तारे उतने ही चमक रहे हैं जितने कल। राघव उसके पास बैठ गया। उसने भी आसमान की तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाकर काव्या को अपने कंधे से लगा लिया। हम साथ में देखेंगे। काव्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। राघव मेहरा की दिलचस्पी जाग गई। कौन सा सरप्राइज? काव्या नायर ने शरारती मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। अभी नहीं बता सकती। राघव हंसा, अब तुम मुझ पर चाले चलने लगी हो? काव्या ने अचानक बात बदल दी। तुम कहाँ गए थे? एक पल के लिए राघव का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। ऑफिस का काम था, उसने जवाब दिया। ओह। काव्या ने अपनी आंखों से मीरा अग्रवाल को उसकी कार में बैठते देखा था, और वो भी उसी कार में था। और अब वो झूठ बोल रहा था? क्या वे काम की बातें बिस्तर पर कर रहे थे? शायद उसके ख्याल गंदे थे, लेकिन राघव के काम उससे भी ज्यादा घिनौने थे। एक तरफ उससे फ्लर्ट, दूसरी तरफ मीरा के साथ रंगरेलियां। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने राघव की इन हरकतों को कभी सच्चा समझ लिया था। देर हो गई है, चलो सोते हैं, काव्या उठते हुए बोली। दोनों अंदर चले गए। सीढ़ियां चढ़ते समय राघव उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, आज तुम्हारे बेड पर सो सकते हैं क्या? अगर ये पुरानी काव्या होती तो शायद उसे ये बात मजेदार लगती, लेकिन अब उसके होठों पर ठंडी हंसी खिली। जरूर। राघव चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या मान जाएगी, और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब काव्या ने खुद कहा, तुम चाहो तो मेरे कमरे में ही शावर ले लो। राघव कुछ समझ ही नहीं पाया। क्या उसे वहम हो रहा था, या आज काव्या ने कोई गलत दवा ले ली थी? उसने उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या कर रहे हो? राघव उसके कमरे में आ गया। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। काव्या आमतौर पर परफ्यूम नहीं लगाती थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। काव्या ने समझाया, नींद के लिए अगरबत्ती जलाई है, बदबू आ रही है क्या? राघव ने देखा बिस्तर के पास टेबल पर अगरबत्ती जल रही थी। तो बस अगरबत्ती की खुशबू थी। वो कुछ और ही सोच बैठा था। तुम यहीं रुको, मैं पहले शावर ले आती हूँ। इतना कहकर काव्या बाथरूम में चली गई। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी, लेकिन राघव को अजीब सा लगने लगा। उसका शरीर भारी हो रहा था, पलकें बोझिल हो रही थीं। वो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसकी नज़र अगरबत्ती पर पड़ी। कुछ गलत था। उस खुशबू से पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। वो उठकर अगरबत्ती बुझाना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर ढीला पड़ गया। तभी बाथरूम का पानी बंद हुआ। काव्या पूरी तरह कपड़े पहने बाहर आई। राघव ने उसे घूरा।
तुम ये क्या कर रही हो? काव्या मुस्कुराई। सरप्राइज दे रही हूं। राघव की आंखों में गुस्से के बादल छा गए। तुमने मुझे फंसाया है, क्या चाहती हो? काव्या ने पहले से तैयार तलाक के कागज बेड साइड टेबल पर रख दिए। मैं साइन कर चुकी हूं, तुम साइन कर दो और हमारा रिश्ता खत्म। सपने देख रही हो? राघव गरजा। इतनी बेइज्जती, और वो भी इस तरह? काव्या का स्वर ठंडा था। मैं तुमसे जरूर तलाक लूंगी, ताकि अपने आशिक के पास भाग सको। राघवन ने जानबूझकर उसे उकसाया। हाँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। हम भाग जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, बच्चे होंगे और खुश रहेंगे। काव्या नायर, तुम्हें अक्ल नहीं है। राघव का चेहरा राख सा हो गया। अगर वो हिल सकता तो सच में उसे मार डालता। काव्या ने शांति से देखा और वही चाकुओं का सेट जो उसने कभी उसे दिया था सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये चीज मुझे घिन दिलाती है। मुझे छोड़ दो, राघव ने दांत पीसकर कहा। अगर छोड़ दूं तो मैं कैसे जाऊं? काव्या बोली। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं बची थी। मुझसे ऐसी जगह छिप जाना जहां मैं कभी ना पहुंच सकूं। राघव ने जहर उगला। वरना अगर पकड़ ली तो जान से मार डालूंगा। मुझे पता है, काव्या ने शांति से कहा। मैं अच्छी तरह छिपूंगी। और वो कमरे से बाहर चली गई। काव्या नायर। राघव की दहाड़ गूंज उठी। दरवाजा बंद हो गया। अगरबत्ती जलती रही। दवा का असर अगले दिन दोपहर तक रहा। मिसेस शर्मा, जिन्होंने वही अगरबत्ती इस्तेमाल की थी, वो भी दोपहर तक नहीं उठी। काव्या बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। अपने सारे कपड़े भी साथ ले गई थी। ऊपर से सब शांत लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। राघव उठते ही सबसे पहले तलाक के कागज फाड़ दिए। साइन करना? कभी नहीं। कागज कूड़ेदान में फेंक दिए। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया। वो कसम खा चुका था, वो उस औरत को ढूंढ निकालेगा और वापस घसीट लाएगा, और फिर उसे जिंदगी नर्क बना देगा। इधर शहर के दूसरे हिस्से में काव्या ग्रीनविल सिटी पहुंच चुकी थी। कल्याणी नायर पहले ही यहां एक घर किराए पर ले चुकी थी। रात के खाने पर काव्या ने सच बताया। माँ, मैंने राघव से तलाक ले लिया है। कल्याणी ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ। फिर काव्या ने कहा, माँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। कल्याणी स्तब्ध रह गई। राघव का बच्चा? उन्होंने पूछा। काव्या ने सिर झुका लिया। हाँ, वो झूठ बोल रही थी। कल्याणी ने उसके लिए खाना परोसा। तुम्हें ध्यान रखना होगा। माँ, आप बच्चे को रखने के लिए मानती हैं? काव्या ने पूछा। बच्चा तुम्हारा है, कल्याणी ने नरमी से कहा। मैंने किराने की दुकान में स्टॉक क्लर्क की नौकरी ढूंढ ली है। पैसे कम हैं, लेकिन हम संभाल लेंगे। काव्या की आंखें भर आईं। माँ, धन्यवाद। मूर्ख लड़की, कल्याणी मुस्कुराई। मैं दादी बनने वाली हूं। लगभग 3 महीने हो गए हैं, काव्या ने बताया। कल्याणी भावुक हो गई। माँ, आपको काम करने की जरूरत नहीं, काव्या ने कहा। मुझे पैसे कमाने का तरीका पता है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगले दिन काव्या एक रेस्टोरेंट में किसी से मिली। काव्या, बहुत दिनों बाद मिले। दीदी, काव्या नायर मुस्कुराते हुए बोली और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस बार मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। काव्या इस शहर में आई ही इसलिए थी क्योंकि चित्रा मेनन यहीं थी। लेकिन एक और वजह भी थी। उसने ऑनलाइन इसी शहर में एक आर्ट स्टूडियो बिकते हुए देखा था। वो उसे अपने हाथ में लेना चाहती थी। मनीष मल्होत्रा ने उसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर किया था, लेकिन डॉक्टर होने के अलावा पेंटिंग उसका सबसे बड़ा प्यार थी। वो पहले ही स्टूडियो के मालिक से ऑनलाइन काफ़ी बात कर चुकी थी। आज चित्रा से मिलने के बाद वो खुद जाकर स्टूडियो देखने और डील फाइनल करने वाली थी। अरे, इसमें थैंक यू क्या? चित्रा ने उसकी पीठ थपथपाई। आंटी जब यहाँ आई थी, मैंने बस थोड़ी सी मदद कर दी। फिर उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। वैसे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा पूरा परिवार तो मिस्टावन सिटी में है। काव्या ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। लंबी कहानी है। चित्रा ने ज्यादा नहीं पूछा। हर किसी की अपनी कहानी होती है। अगर काव्या नहीं बताना चाहती तो उसकी वजह जरूर होगी। क्या खाओगी? जो मन हो ऑर्डर करो, आज मेरी ट्रीट। हालांकि चित्रा काव्या से 2 साल बड़ी थी, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी दूरी नहीं आई। चित्रा के मिस्टावन सिटी छोड़ने के बाद भी वो दोनों संपर्क में रहीं।
काव्या चाहती थी कि वो आदित्य वर्मा का जिक्र करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद उस वक्त चित्रा के पास भी अपनी मजबूरियां रही हों। यहाँ कैसी चल रही है जिंदगी चित्रा? काव्या ने गौर से देखते हुए पूछा। तुम काफी कमजोर लग रही हो। चित्रा मुस्कुराई। काम बहुत रहता है, तुम्हें तो पता है मेरी जॉब कैसी है। काव्या उसे दिल से सराहती थी, उसकी नौकरी और उसमें उसकी काबिलियत, दोनों को। डिनर के बाद भी चित्रा ने आदित्य का नाम नहीं लिया, जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में था ही नहीं। कभी भी जरूरत पड़े सीधे मेरे पास आना। खाने के बाद चित्रा ने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। थैंक यू सीनियर। अरे सीनियर कहना बंद करो, चित्रा बोली। इतने सालों से जानते हैं, मिस्टावन सिटी छोड़ने के बाद सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं टच में रही हूं। मेरे लिए तुम दोस्त हो, काव्या ने हिम्मत करके कहा। चित्रा? अजीब सा लगा। आदत हो जाएगी। इतना कहते ही चित्रा का फोन बज उठा। ऑफिस से कॉल है, मुझे निकलना होगा। कोई नया केस? काव्या ने पूछा। पता नहीं, फोन पर नहीं बताया। एक पुराना केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। डर नहीं लगता? काव्या ने उसकी हिम्मत की दाद दी। फॉरेंसिक डॉक्टर होना, हर दिन मौत के साथ काम करना, और वो भी एक जवान औरत होकर। चित्रा ने शांति से कहा। आदत हो जाती है। चित्रा से अलग होने के बाद काव्या स्टूडियो के मालिक से मिलने गई। लोकेशन, अंदर का सेटअप, कीमत, सब उसे पसंद आया। सबसे बड़ी बात, स्टूडियो के पास पहले से स्टूडेंट्स थे। मालिक विदेश शिफ्ट हो रहा था, इसलिए स्टूडियो ट्रांसफर कर रहा था। काव्या नायर ने फैसला कर लिया। 3 दिनों के अंदर सारी पेपरवर्क पूरी हो गई। वो आखिरकार इस नई जगह सेटल हो गई, उदयपुर सिटी। मेहरा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट ऑफिस में रोहित कपूर और सेक्रेटरी चुपचाप खड़े थे। रोहित अपनी चोटों से उभर चुका था। राघव मेहरा ने उसे काव्या को ढूंढने का काम सौंपा था, लेकिन कई दिनों की कोशिश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। उसने सब प्लान करके किया है, सारे सर्वेलेंस से बचते हुए। राघव ने ऊपर देखते हुए कहा। उसे पता था, वो औरत सब सोच समझ कर गई थी। भागने से पहले इतनी आज्ञाकारी बनी रही कि उसका गार्ड ही गिर गया। ढूंढते रहो। राघव कुर्सी से पीछे झुका और पेन मेज पर जोर से पटक दिया। खामोश कमरे में आवाज गूंज उठी। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। जी सर। रोहित और सेक्रेटरी जाने लगे तो राघव ने रोहित को रोका। पता करो काव्या का आदमी कौन है। उसकी आंखों में अजीब सी स्याही उतर आई थी। जैसे ही वो दोनों को पकड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। रोहित की आंखें चमक उठी। उसे ये पहले क्यों नहीं सूझा? अगर काव्या नहीं मिल रही तो उसके आदमी से क्लू मिल सकता है। नई उम्मीद जागी। मैं अभी लगता हूं। जाओ। राघव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर काव्या को ढूंढना है। डिवोर्स पेपर छोड़कर भाग जाना उसके लिए सीधी गद्दारी थी। प्यार हो या ना हो, वो उसकी पत्नी थी। ऐसे कैसे चली गई? आधा महीना और बीत गया, कुछ नहीं मिला। राघव अपने विला की फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़ा था। उसका लंबा कद ठंडी और डरावनी आभा फैला रहा था। रोहित ने सच सच कहा। सर, कुछ नहीं। पढ़ाई हो या नौकरी, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। राघव की भौं उठी। उसने अपनी आंखों से काव्या को गर्भ निरोधक गोलियां लेते देखा था। अगर आदमी नहीं था तो वो क्यों ले रही थी? और वो प्रेग्नेंट भी रह चुकी थी। बिना आदमी के बच्चा पैदा करेगी क्या? उसने ठंडी हंसी हंसी। काफी अच्छे से छुपाया है। अगर वो दूसरे ग्रह पर भी भागी हो तो घसीट कर वापस ले आओ। जी सर। ग्रीनविल सिटी। काव्या पेंटिंग कर रही थी कि अचानक उसे जोर की छींक आई। ब्रश फिसल गया। लगभग पूरी हुई पेंटिंग खराब हो गई। वो चिढ़ गई। स्टूडियो से बाहर निकलकर ताज़ी हवा लेने लगी। कल्याणी नायर आकर उसके कंधों पर शॉल डाल दी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। थक गई हो तो आराम करो। दिन स्टूडियो में बीतते, रात साथ लौटती। जिंदगी शांत थी, लेकिन काव्या का पेट अब साफ दिखने लगा था। कल्याणी ने हिसाब लगाया। लगता है ठंड के मौसम में बच्चा होगा, मार्च के आसपास। काव्या ने अपने पेट पर हाथ रखा। आंखों में नरमी थी। ठंड बुरी नहीं होती, लेकिन वो राघव की जिद को कम आंक रही थी। अगली सुबह कल्याणी घबराई हुई कमरे में घुसी। काव्या, अब क्या करेंगे? काव्या उठ बैठी। माँ, क्या हुआ? ये देखो।
कल्याणी ने अखबार पकड़ा दिया। काव्या ने भौं चढ़ाई। आजकल कौन अखबार पढ़ता है? तो फोन देखो। काव्या ने फोन उठाया। हर ऐप पर एक ही खबर चमक रही थी। इनाम की घोषणा। काव्या नायर की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम। कल्याणी की आवाज़ कांप रही थी। पैसे के लिए लोग कुछ भी करेंगे। राघव ने इनाम रख दिया है। क्या हम यहाँ रह भी पाएंगे? काव्या नायर ने कभी नहीं सोचा था कि राघव मेहरा इतनी हद तक पागलपन पर उतर आएगा। सिर्फ उसे ढूंढने के लिए इतना बड़ा खर्च। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि अपने निशान छुपा सके, ताकि राघव उसे ढूंढ न पाए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि राघव इंसानी लालच का इस्तेमाल करेगा। आज के दौर में जब इंटरनेट इतना एडवांस है, अगर कोई पैसा फेंकने को तैयार हो तो किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। काव्या, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए? कल्याणी नायर घबराई हुई आवाज में बोली। काव्या ने ऊपर देखा। माँ, पैनिक मत करो। वो खुद भी मुश्किल से खुद को शांत रखे हुए थी। वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? तुम दोनों का तो एमिकेबल डिवोर्स हुआ था ना? कल्याणी को सच में समझ नहीं आ रहा था। काव्या ने थके हुए हाथों से अपना चेहरा रगड़ा। मैं भाग आई थी। कल्याणी कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर वो समझ गई। उनकी बेटी उस शादी से भागना चाहती थी जो उसके लिए बनी ही नहीं थी। दुनिया बहुत बड़ी है, कल्याणी ने खुद को संभालते हुए कहा। कहीं ना कहीं हम बस ही जाएंगे। लेकिन काव्या इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। इस हालात से साफ था उसने राघव मेहरा को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया था, वरना वो इतनी दूर तक नहीं जाता। अगर वो उसे पकड़ लेता, काव्या सोच भी नहीं पाती कि उसका अंजाम क्या होता। वो प्रेग्नेंट थी। वो किसी भी तरह का स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो बिस्तर से उठी। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। ध्यान रखना, कल्याणी ने कहा। काव्या ने कैजुअल कपड़े पहने, बेसबॉल कैप लगाकर खुद को पूरी तरह छुपा लिया। वो चित्रा मेनन को ढूंढने गई, लेकिन चित्रा किसी पुलिस केस पर बाहर गई हुई थी। कब लौटेंगी, कोई आइडिया नहीं था। काव्या को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। जब वो आर्ट स्टूडियो पहुंची तो गेट पर भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। वहां मौजूद कई लोग उसे पहले देख चुके थे, इनाम की खबर की वजह से। अब यहां रुकना पॉसिबल नहीं था। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक किसी से टकरा गई। बिना ऊपर देखे उसने जल्दी से कहा, सॉरी। लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसे छुपकर चल रही हो? डर है कि राघव मेहरा तुम्हें ढूंढ लेगा? ये आवाज
जैसे ही कल्याणी नायर को देखकर काव्या नायर ने तुरंत अपनी नज़र कुणाल अय्यर की तरफ घुमा दी। इसका मतलब क्या है? वो मेरी माँ को यहाँ क्यों लाया? उसका चेहरा सख्त हो गया। काव्या, ये सज्जन कह रहे थे कि ये तुम्हारे दोस्त हैं और मुझे तुमसे मिलाने लाए हैं, और देखो तुम यहाँ हो। कल्याणी तेज कदमों से उसकी तरफ आती हुई बोली। काव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, माँ, आप पहले अंदर चली जाइए। कल्याणी को अजीब लगा, लेकिन उसने सिर हिलाया और अंदर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, काव्या की मुस्कान गायब हो गई। वो गुस्से से कुणाल को घूरने लगी। ये सब क्या है? मुझे पकड़ना काफ़ी नहीं था? तुम्हें मेरी माँ को भी यहाँ घसीट लाना पड़ा? कुणाल ने उसे देखा। जब तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी तब तो बहुत स्मार्ट बनी हुई थी, अब अचानक इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? काव्या अब भी समझ नहीं पा रही थी। कौन जानता है तुम्हारे दिमाग में क्या गंदा प्लान चल रहा है? उसने सतर्क नज़रों से उसे देखा। ये वही आदमी था जिसने कई बार उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। क्या ये कभी अच्छा इंसान हो सकता था? कुणाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। लगता है तुम अच्छे काम की कद्र करना नहीं जानती, वो सख्त लहजे में बोला। काव्या ने तंज किया, तुम अच्छे इंसान? कोई अच्छा इंसान किसी को ऐसे बंद करके रखता है? कुणाल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था, अगर वो काव्या को पा नहीं सकता तो वो राघव मेहरा को भी नहीं पाने देगा। आज मैं बाहर गया था तुम्हारे सारे निशान मिटाने, कुणाल बोला। अगर राघव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारी माँ तक पहुंच जाता तो तुम्हारा छुपना बेकार हो जाता, है ना? इसलिए मेहरबानी करके मैं उन्हें भी यहाँ ले आया, तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब बताओ, क्या मुझे थैंक यू नहीं मिलना चाहिए? काव्या ने इतना आगे नहीं सोचा था। वो बस इस डर में थी कि कहीं कुणाल उसकी माँ को नुकसान न पहुंचा दे। क्या सच में तुम्हारा दिल इतना अच्छा है? काव्या ने आधा शक आधा तंज के साथ पूछा। कुणाल की भौहें तन गई। तुम सच में अपनी भलाई नहीं समझती। मैंने तुम्हें यहाँ अपने मतलब से छुपाया है, ये मानता हूँ, लेकिन मैंने तुम पर जोर जबरदस्ती तो नहीं की, है ना? वो एक पल रुका। तुमने मुझे मौत की धमकी दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है कि तुम जियो या मरो? मैं चाहता तो तुम्हें मजबूर कर सकता था। तुम मरना चाहती तो मर जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हुई। सिर्फ इसी बात के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ परेशान हो तो ठीक से बिहेव करो। कहते हुए उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। काव्या तुरंत पीछे हट गई, कई कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। वो अब भी उससे दूरी बनाए हुए थी। कुणाल ने भौं उठाई और हंस पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मुझे खाना चाहिए, काव्या ने कहा। तभी कुणाल को याद आया, यहाँ काफ़ी समय से कोई नहीं रहता था। अंदर कुछ भी नहीं था। उसने काव्या को पूरे एक दिन से बंद कर रखा था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। मैं किसी से खाना भिजवा देता हूँ, कुणाल ने कहा। धन्यवाद, काव्या ने जवाब दिया। अब जब वो उसके हाथ में थी तो जहाँ ज़रूरी था उसे झुकना ही था। अगर वो उसे और भड़काती तो वो सच में कुछ गलत कर सकता था, और इस हालत में वो भाग भी नहीं सकती थी। ओह, तुम इतनी ओबीडियंट भी हो सकती हो? कुणाल को हैरानी हुई। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। कल्याणी नायर तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। धीमी आवाज में बोली, क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है? उन्होंने कुणाल को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें शक हो रहा था। काव्या ने फिलहाल बात संभालने का फैसला किया। हाँ माँ। उसने ये जवाब सिर्फ इसलिए दिया ताकि कल्याणी ज्यादा न सोचे। 1 घंटे बाद खाना लेकर कोई आया। वो एक औरत थी, उम्र लगभग 40-50 के बीच। कुणाल ने कहा, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। काव्या अच्छी तरह समझ गई, ध्यान रखना असल में नज़र रखना था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुणाल का शक करना गलत नहीं था। मुझे तुम्हारे और राघव के रिश्ते के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है, कुणाल ने उसे देखते हुए कहा। काव्या ने खाना खाते हुए जवाब दिया, राघव और मैं शादीशुदा हैं। कुणाल सन्न रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने? मजाक मत करो। सब जानते हैं कि राघव मेहरा सिंगल है। शादीशुदा, वो भी तुमसे? उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा काव्या जानबूझकर झूठ बोल रही है ताकि वो राघव के डर से उसे हाथ न लगाए, लेकिन काव्या का मकसद अलग था। वो बस ये बताना चाहती थी कि उसका और राघव का रिश्ता ठीक नहीं है। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भले ही वो राघव की दुश्मन ना हो, लेकिन उसे ये सब कहना जरूरी था ताकि वो सुरक्षित रह सके और अपने बच्चे को जन्म दे सके। कुणाल की हिफाजत में काव्या ने यहाँ कई शांत महीने बिताए। उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था। डिलीवरी का समय पास आ रहा था। एक दोपहर वो कांच की खिड़की से आती धूप में झपकी ले रही थी।
कुणाल चुपचाप अंदर आया, उसे जगाने से बचते हुए। वो अक्सर उसे देखने आता था, हर दिन उसके पेट को बढ़ते हुए देखता, और अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि काव्या ने सच कहा था। वो सच में राघव मेहरा की पत्नी थी, बस ये शादी बहुत कम लोगों को पता थी। काव्या धीरे धीरे जागी। उसने सामने किसी को खड़ा देखा। रोशनी से आंखें ढकते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ रहने के बाद कुणाल ने कभी हद पार नहीं की थी। धीरे धीरे काव्या का डर भी कम हो गया था। कुणाल कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। धीमी आवाज में बोला, बस तुम्हें देखने आया था। काव्या ने हल्के से अपना पेट सहलाया। पिछले कुछ महीनों में वो कुणाल की आभारी हो चुकी थी। वो बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे हर तरह की देखभाल मिल रही थी। डॉक्टर आते थे, सब कुछ चेक करते थे। पहले ही एक बच्चा खो चुकी थी, इसलिए वो इस बार बेहद सतर्क थी। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि ऐसे छुपकर रहना हमेशा का हल नहीं है? कुणाल ने काफी सोचने के बाद ये बात कही। अभी मैं सिर्फ इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, काव्या ने जवाब दिया। कुणाल उसे ध्यान से देखने लगा। मेरे पास एक आइडिया है। काव्या नायर कुछ कह पाती उससे पहले ही कुणाल अय्यर बोल पड़ा। अगर तुम्हें राघव मेहरा से कोई लेना देना नहीं रखना और तुम अपने बॉयफ्रेंड से भी अलग हो चुकी हो, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? कुणाल ने पहले ही काव्या से पूछ लिया था कि बच्चा किसका है। काव्या ने कहा था कि बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है, लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब उस बच्चे का कोई पिता नहीं था। न, काव्या ने धीरे से कहा। इतनी जल्दी मना मत करो, कुणाल ने बीच में टोक दिया। पिछले कुछ महीनों से हम साथ हैं, है ना? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ही बर्ताव किया है। हम दोस्त तो माने ही जा सकते हैं। तुम हमेशा यहाँ छिपकर नहीं रह सकती। अगर नहीं चाहती कि राघव तुम्हें परेशान करे, तो तुम्हें एक पहचान चाहिए। काव्या सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। जैसे ही वो बाहर निकलेगी, राघव मेहरा उसे ढूंढ ही लेगा। मैं तुम्हारी ढाल बन सकता हूँ, कुणाल ने कहा। तुम राघव से कह सकती हो कि बच्चा मेरा है। उसकी शरारत सीधी राघव के लिए थी। भले ही बच्चा उसका ना हो, लेकिन अगर राघव को ऐसा लगे कि है, तो क्या राघव पागल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, काव्या नायर ने तुरंत मना कर दिया। वो किसी भी हाल में राघव को इस बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहती थी। उस आदमी का गुस्सा बहुत खतरनाक था। अगर वो इतना भड़क गया कि बच्चे को नुकसान पहुंच गया तो? इस बच्चे को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ झेला था। वो कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। लेकिन कुणाल की बातों ने उसे एक बात जरूर याद दिला दी। आह! अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द उठा। उसने पेट पकड़ लिया। कुणाल ने घबराकर पूछा, पेट में दर्द हो रहा है? क्या डिलीवरी शुरू हो रही है? काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हाँ। वो शांति से खड़ी हुई। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कुणाल ने बिना देर किए हामी भर दी। तभी कल्याणी नायर दूध का गिलास लेकर ऊपर आई और काव्या और कुणाल को नीचे जाते देखा। कहीं जा रहे हो? इसे लेबर पेन शुरू हो गया है, कुणाल ने कहा। कल्याणी ने फौरन दूध रख दिया। लेकिन ड्यू डेट तो अभी कुछ दिन दूर थी। दर्द से कांपती काव्या बोली, शायद जल्दी हो रहा है। तो देर मत करो, तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। कहते हुए कल्याणी ने अपनी बेटी को सहारा दिया। कुणाल गाड़ी निकालने चला गया। कुछ ही देर में काव्या को ग्रीनविल सिटी के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डिलीवरी बेड पर लेटी काव्या पर दर्द की लहरें टूट पड़ी, एक के बाद एक, बिना रुके। पसीने से उसके बाल भीग चुके थे। खून की हल्की सी धातु जैसी गंध उसकी सांसों में भर गई। ऊपर लगी तेज सफेद लाइट्स उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। दर्द, असहनीय दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर चीर दिया जा रहा हो। डिलीवरी रूम के बाहर कल्याणी नायर बेचैनी से गलियारे में आगे पीछे टहल रही थी। उसका दिल डर से भरा हुआ था। चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, बच्चे को जन्म देना आज भी मौत की घाटी से गुजरने जैसा होता है। वो खुद यह सब झेल चुकी थी, इसलिए उसे काव्या की बेहद चिंता हो रही थी। कई घंटों बाद एक नर्स बाहर आई। उसकी गोद में एक बच्चा था। काव्या नायर के परिवार वाले कौन हैं? कल्याणी तुरंत आगे बढ़ी। मेरी बेटी कैसी है? कुणाल भी पास आ गया। नर्स मुस्कुराई। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। कल्याणी की आंखों में राहत उतर आई। बेटा है? नर्स ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। हाँ, 6 पाउंड 7 आउंस, सुबह 3:20 पर पैदा हुआ। कल्याणी खुशी से बच्चे को देखती रही। कुणाल की नज़र भी उस नन्हे से चेहरे पर टिक गई। पिछले कुछ महीनों से राघव मेहरा का मूड बेहद अस्थिर था। मेहरा इंडस्ट्रीज में हर कोई सहमा हुआ था। कोई भी राघव के सामने जाने से डरता था। यहाँ तक कि उसका भरोसेमंद असिस्टेंट रोहित कपूर भी हर वक्त तनाव में था।
पूरी जांच के बाद भी सारे सुराग ग्रीनविल सिटी की ओर ही इशारा कर रहे हैं, रोहित ने रिपोर्ट दी। हम वहां काफी समय से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज एक टिप मिली है कि किसी ने उसे ग्रीनविल सिटी फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में देखा है। राघव मेहरा काली शर्ट में था, कॉलर थोड़ा खुला हुआ। उसकी मौजूदगी में ठंडा सा दबाव था। तैयारी करो, उसने आदेश दिया। रोहित हिचकिचाया। सर, आप खुद जा रहे हैं? राघव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। महीनों से एक औरत नहीं ढूंढ पाए और पूछ रहे हो मैं जाऊंगा या नहीं? रोहित, तुम्हारी काबिलियत तो कमाल की होती जा रही है। रोहित ने सिर झुका लिया। मुझे लगता है कव्या की मदद कर रहा है। अकेले वो इतनी देर तक छिप नहीं सकती। पहले भी एक बार ग्रीनविल सिटी की टिप आई थी, लेकिन हम कुछ नहीं ढूंढ पाए। अब फिर वही शहर। अचानक उसे याद आया, सर क्या कुणाल अय्यर ग्रीनविल सिटी में नहीं है? रोहित को झटका सा लगा। हम सिर्फ कव्या पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये नहीं सोचा कि कहीं वो कुणाल के पास तो नहीं है। हालांकि अगर ऐसा है भी तो हालात अच्छे नहीं होंगे। कुणाल उसे पहले भी पकड़ चुका है। राघव का चेहरा और सख्त हो गया। वो कुणाल की कव्या के प्रति दीवानगी से अच्छी तरह वाकिफ था। कव्या नायर पहले भी उससे बच निकली है, इस बार भी निकल जाएगी। फिर भी चिंता उसके सीने में गहरी बैठ गई थी। रोहित ने कहा, मैं सब इंतजाम करता हूँ। राघव का प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। उदयपुर सिटी से ग्रीनविल सिटी पहुंचना ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन जब वे बताए गए स्थान पर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। कुणाल अय्यर तेजी से हरकत कर चुका था। जैसे ही कव्या ने बच्चे को जन्म दिया, उसने उसे वहां से हटा लिया और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स भी मिटवा दिए। राघव के हाथ कुछ नहीं लगा। कुणाल से मीटिंग सेट करो, बाहर निकलते हुए राघव ने कहा। जी सर, रोहित ने जवाब दिया। कुणाल के प्राइवेट रेजिडेंस पर कव्या बिस्तर पर आराम कर रही थी। पोस्ट डिलीवरी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। नीचे कल्याणी खाना बना रही थी। कुणाल बिस्तर के पास खड़ा बच्चे को देख रहा था। इस बच्चे का पिता बहुत खुशनसीब है। कव्या को पेट के दर्द से फुर्सत नहीं थी। उसने जवाब नहीं दिया। कुणाल खुद ही बोलता चला गया, आखिर तुमने राघव को धोखा देने की हिम्मत की, किसी और के लिए। राघव कई औरतों का ड्रीम हस्बैंड था, लेकिन कव्या नायर के लिए नहीं। तुम बार बार यही क्यों दोहराते हो? कव्या ने कमजोर आवाज में पूछा। क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है? कुणाल मुस्कुराया। हाँ, बहुत। तभी बज, उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, फिर कव्या की ओर देखा। भौएं हल्की सी उठीं। रोहित कपूर, राघव मेहरा आपसे मिलना चाहते हैं, रोहित की आवाज आई। कुणाल की नजर फिर कव्या पर गई। कव्या का दिल धड़क उठा। उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। ठीक है, मैं तय समय पर पहुंच जाऊंगा, कुणाल ने कहा। फोन रखते ही वो बोला, राघव ग्रीनविल सिटी आ चुका है। क्या लगता है, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया? कव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिंता मत करो, कुणाल बोला। शायद वो सिर्फ मुझे परख रहा है। उसने गहरी सोच के साथ कहा। मेरी बात पर फिर से सोचो। कव्या ने अपने बच्चे की ओर देखा। मैं समझ गई। आराम करो, मैं चलता हूँ, कहकर कुणाल निकल गया। वो तय जगह पर पहुंचा और वहां राघव मेहरा पहले से मौजूद था। वो अंदर आया और आराम से बैठ गया। चेहरे पे बनावटी मुस्कान थी। प्रेसिडेंट मेहरा, बहुत दिनों बाद मिले। प्राइवेट रूम में हल्की सी रोशनी थी। राघव मेहरा अंधेरे में ढीले ढाले अंदाज में बैठा था। उसके चेहरे के हाव भाव या इरादे को कोई पढ़ नहीं सकता था। कुणाल अय्यर ने पूछा, आपको मुझसे कोई काम था? सुना है कि प्रेसिडेंट अय्यर का ग्रैंड होराइजन कॉरपोरेशन के साथ कोई कोलैबोरेशन चल रहा है। राघव ने धीमी लेकिन सटीक आवाज में कहा। लेकिन ये भी सुना है कि ग्रैंड होराइजन के सीईओ को अब कुछ पछतावा हो रहा है। उसकी आवाज न बहुत तेज थी न बहुत धीमी, लेकिन वो बात कुणाल पर बिजली बनकर गिरी। कुणाल समझ गया, ये सब राघव का ही किया धरा था। दिल के अंदर खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति बनाए रखी। सिर्फ एक कोलैबोरेशन है, टूट गया तो टूट गया। राघव हल्का सा हंसा। प्रेसिडेंट अय्यर, आप तो बहुत दरिया दिल निकले। लेकिन अगर ये डील कैंसिल हो गई तो मुझे जानना है, आपको कितना नुकसान होगा? कुणाल के चेहरे की मांसपेशियां हल्के से भड़क गईं। ये सीधा उसके जख्म पर वार था। वो जानता था राघव मेहरा अपनी बेरहम चालों के लिए मशहूर है। वो पूरी तैयारी से आया था और कुणाल पूरी तरह बेखबर पकड़ा गया। नुकसान तो नुकसान है, कुणाल ने जिद में कहा। पैसा फिर कमा लूंगा। लेकिन सच ये था, वो डील टूटने से उसे भारी चोट लगी थी। प्रेसिडेंट मेहरा, कुणाल ने दबे गुस्से में पूछा, क्या आपने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था? कुणाल के पास अब सिर्फ एक ही तुरुप का इक्का था, कव्या नायर की लोकेशन। लेकिन राघव ने उसका नाम तक नहीं लिया। और भी बातें हैं, राघव ने बेपरवाही से कहा। वैसे स्प्रिंग बे में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, उसमें गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का शक है।
लगता है जांच के लिए उसे रोक दिया जाएगा। वाक्य पूरा होने से पहले ही, ये गंदा खेल खेल रहे हो? कुणाल का सब्र टूट गया। वो भड़क उठा। डील टूटना वो झेल सकता था, लेकिन स्प्रिंग बे में उसने बेहिसाब पैसा झोंक रखा था। अगर प्रोजेक्ट रुका तो रोज का नुकसान जानलेवा होगा। राघव पूरी तरह शांत था। बिजनेस जंग जैसा होता है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर लापरवाही करोगे तो मुझे क्यों दोष दोगे? कुणाल ने दांत भींच लिए। गुस्से में उसकी सांसें भारी हो गई। बिना एक शब्द और बोले वो पलटा और बाहर निकल गया। जैसे ही कुणाल कमरे से बाहर गया, राघव का चेहरा स्याह हो गया। रोहित, उसने कहा, किसी को उसके पीछे लगा दो। जी सर। रोहित कपूर तुरंत काम पर लग गया। सब कुछ राघव की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने जानबूझकर कुणाल के सामने कव्या का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने पहले नाम लिया तो कुणाल तुरंत चौकन्ना हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो उसी बात को हथियार बनाकर पलटवार करेगा। ऐसी हालत में न सिर्फ राघव बढ़त खो देता, बल्कि पूरी बातचीत का कंट्रोल भी। इसलिए उसने पहले वार किया। वो चाहता था कि कुणाल इतना उलझ जाए, इतना दबाव में आ जाए कि सोचने की फुर्सत ही न मिले। ये कुणाल का इलाका था और कव्या को ढूंढने का रास्ता भी वही था। अगर कव्या सच में उसके पास थी तो कहीं न कहीं गलती जरूर होगी। गुस्से में इंसान सबसे बड़ी चूक करता है। कुणाल सबसे पहले अपनी कंपनी पहुंचा। हालात बद से बदतर थे। एक के बाद एक झटकों ने पूरी कंपनी को हिला दिया था। कुणाल ने गालियां बकनी शुरू कर दी। राघव के पुरखों तक को नहीं छोड़ा। पूरी रात शांत होने के बाद उसे असली बात समझ आई। राघव कव्या को लेकर उसे तोड़ना चाहता था, मजबूर करना चाहता था कि वो पहले झुके। लेकिन कुणाल ने तय कर लिया, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, वो राघव को कव्या की लोकेशन नहीं बताएगा। अगले दिन वो विला पहुंचा। कव्या से मिलते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। मैं पागल हो रहा हूं, कुणाल कमरे में चक्कर लगाते हुए बोला। मुझे यकीन नहीं था कि राघव इतना घटिया हो सकता है। पीछे से वार कर रहा है, ये हद से ज्यादा है। कव्या का दिल बैठ गया। जैसे ही उसने सुना कि राघव ग्रीनविल सिटी आया है, उसे अनहोनी का डर था। तो क्या तुम राघव के सामने झुकने वाले हो? कव्या ने पूछा। कभी नहीं, कुणाल भड़क उठा। जितना वो तुम्हें ढूंढना चाहेगा, मैं उतना ही उसे नाकाम करूंगा। वो अचानक रुक गया। आज न कल्याणी दिख रही थी न बच्चा। तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा कहाँ है? कुणाल ने तेजी से पूछा। कव्या ने सच छिपाया नहीं, वे कल रात निकल गए। पिछले महीनों में उसने बॉडीगार्ड्स को समझ लिया था। कुणाल की निगरानी भी ढीली पड़ चुकी थी, उसे मौका मिल गया था। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? कुणाल का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने तो महीनों उसका ख्याल रखा था। कव्या शांत थी। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर राघव मुझे ढूंढ लेता तो क्या होता? अगर कल तुम उससे मिलते और मेरा नाम निकल जाता? अगर वो मुझे ले जाता तो मैं सह लेती, लेकिन अगर उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया? इसलिए मैंने कल्याणी को बच्चे के साथ छुपा दिया। ऊपर ऊपर दोस्ती थी, अंदर से वो हमेशा सतर्क थी। ये सब फायदे नुकसान का खेल था, दोस्ती कहाँ से आती? कुणाल को लगा था कि वो उसे दोस्त मानता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अब भी उससे सावधान है। कव्या, तुम एहसान फरामोश हो। कुणाल गुस्से से कांप उठा। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियां चटकने लगीं। तभी नीचे से शोर उठा, चीजों के टूटने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें। कुणाल घबराकर नीचे दौड़ा। राघव मेहरा अंदर घुस चुका था। विला के सारे गार्ड काबू में थे। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? कुणाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ग्रीनविल सिटी में वो लगभग सर्वशक्तिमान था। उसे पूरा भरोसा था कि राघव यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। रोहित कपूर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये जगह वाकई बहुत छुपी हुई थी, पिछली बार नहीं मिल पाई थी। अगर आप खुद रास्ता न दिखाते तो इस बार भी नहीं मिलती। कुणाल की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे सब समझ आ गया। तुमने मेरा पीछा करवाया? उसने दहाड़ा। राघव ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, वो सीधे ऊपर बढ़ गया। कव्या नायर जानती थी कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी उसने कोशिश की। उसने चादरें बांधकर खिड़की से उतरने की तैयारी की। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, धड़ाम, दरवाजा लात से खुला। राघव मेहरा चौखट पर खड़ा था, नजरें अंधेरी, खतरनाक। कूदने का प्लान है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। होठों पर बेरहम मुस्कान आई। तो कूदो। कव्या खिड़की पर अटक गई। वो समझ गई कूद भी गई तो दूर नहीं जा पाएगी। आखिरकार वो नीचे उतर आई। मैं नहीं कूद रही। राघव का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। डर लग रहा है, गर्दन टूट जाएगी? वो उसकी ओर बढ़ने लगा। कव्या का दिल कांप उठा। तुम पास मत आओ। मुझसे डरती हो?
राघव एक एक कदम पास आता गया। कव्या दीवार से लग गई। डिवोर्स पेपर साइन किए या नहीं? अगर कर दिए तो हमारे बीच कुछ नहीं बचा, मुझसे दूर रहो। राघव ठंडा सा हंसा। ख्वाब देख रही हो? कव्या ने कल ही बच्चा जना था, वो बेहद कमजोर थी। फिर भी उसने हिम्मत की। तुम तलाक क्यों नहीं देते? अचानक राघव ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखों का अंधेरा मानो उसे निगल जाने को तैयार था। क्योंकि मैं तुम्हें तड़पते देखना चाहता हूं। तो तुम मुझे इस शादी में हमेशा कैद रखोगे? कव्या ने दम घुटती आवाज में पूछा। राघव ने हर शब्द साफ साफ कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। इतना कहकर उसने। रोहित कपूर दौड़ते हुए उसे रोकने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काव्या नायर ऊपर की खिड़की से नीचे गिर चुकी थी। राघव मेहरा ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया, इसे ले जाओ। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। रोहित खिड़की से नीचे झांक कर देखने लगा। दूसरी मंजिल थी। बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं, लेकिन इतनी जरूर थी कि गिरने पर गंभीर चोट लग सकती थी। उसके दिल में हल्की सी सहानुभूति आई, लेकिन दया नहीं। आखिरकार सबसे पहले राघव को चुनौती देने वाली वही थी। वो चुपचाप क्यों भागी? उसे ढूंढने में महीनों लग गए थे। नीचे कव्या जमीन पर सिकड़ी हुई पड़ी थी। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके पैरों में था। उसने कांपते हाथों से अपनी टांग छूकर देखा। उसे समझ आ गया कि शायद उसकी टांग टूट चुकी है। रोहित ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे उठा लो। कोई नरमी नहीं थी, बस बेरहम हरकतें। कव्या में विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। वो एक बेजान गुड़िया की तरह घसीट कर ले जाई गई। यहाँ तक कि ये कुणाल अय्यर का इलाका होने के बावजूद राघव पूरी तैयारी के साथ आया था। कुणाल बस बेबस खड़ा देखता रह गया। उसका गुस्सा अपने ऊपर भी था और राघव की चालाकी पर भी। राघव मेहरा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कुणाल गुस्से से चिल्लाया। लेकिन राघव ने उसे एक नज़र भी नहीं दी। कव्या को कार में धकेलते ही वो बेहोश हो गई। रोहित ने नोटिस किया, सर, उसके शरीर से खून आ रहा है, शायद उसे चोट लगी है, पहले अस्पताल ले चले। जरूरत नहीं है, राघव ने बेरुखी से कहा। उस ऊंचाई से वो मरेगी नहीं, उसे पूरा यकीन था। बल्कि वो चाहता था कि वो अपाहिज हो जाए, ताकि दोबारा भाग ना सके। कव्या को उदयपुर सिटी ले जाया गया और वहीं उसे बंद कर दिया गया। जब उसकी आंख खुली, चारों तरफ अंधेरा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है या कितनी देर से बेहोश थी। हवा में खून और दूध की मिली जुली गंध थी। वो अभी प्रसव के बाद के दौर में थी, बिना बच्चे के। उसका शरीर दर्द से फटा जा रहा था। गला इतना सूखा था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। हर सांस पीड़ा दे रही थी। अचानक लोहे का दरवाजा खुला। उसने बिखरे बालों के बीच से ऊपर देखा। वहां मिसेस शर्मा खड़ी थीं। मिसेस शर्मा? मिसेस शर्मा ने सामने खाना रखा, सहानुभूति से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना चली गईं। अंधेरा फिर लौट आया। वो बार बार बेहोशी में जा रही थी। कुछ देर बाद राघव लौटा। वो लिविंग रूम में खड़ा होकर शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, शांत है? मिसेस शर्मा ने कहा, हाँ, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, हालत ठीक नहीं लग रही। राघव का चेहरा सख्त रहा। बस जिंदा रहनी चाहिए। उसके दिल का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। इस औरत ने हर तरह से भागने की कोशिश की थी। वो देखना चाहता था कि बंद होकर भी भाग सकती है या नहीं। उसी दौरान मीरा अग्रवाल फिर आई। मिसेस शर्मा ने सख्ती से कहा, मिस अग्रवाल, साहब आपसे मिलना नहीं चाहते। ये आप कह रही हैं या राघव? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। साहब कई बार कह चुके हैं, अब जाइए। मिसेस शर्मा को उससे नफरत थी। इतनी चिपकू और बेशर्म। मिस अग्रवाल, राघव शादीशुदा हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मिसेस शर्मा ने सामान उठाया और तहखाने की तरफ गईं। कव्या को अंधेरी सीलन भरी स्टोर रूम में बंद किया गया था। बेटी, थोड़ा खा लो वरना मर जाओगी, मिसेस शर्मा ने कहा। कव्या मुश्किल से होश में थी। मैं राघव से बात करूंगी, तुम अब और गलती मत करना, कहकर वो बाहर चली गईं। पीछे पीछे मीरा आ गई। उसने देखा, कव्या जमीन पर पड़ी थी, आधी मरी हुई। मीरा की आंखें चमक उठी। तो यही हाल है तुम्हारा? तुम? कव्या ने कमजोर आवाज में कहा। मीरा झुककर बोली, अब जब गायब हो चुकी हो तो पूरी तरह मिट ही जाओ। उसने कव्या का गला दबा दिया। उस रात अगर तुम न होती तो मैं राघव के करीब कैसे पहुंचती? सच, कभी बाहर नहीं आना चाहिए। तभी क्लिक, लाइट जल उठी। दरवाजे पर राघव मेहरा खड़ा था।